आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं तैयार। मेहुल कोठारी साहब, हेमांग जानी साहब, दोनों का स्वागत बिगुल के साथ। हेमांग सर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आप करें सर, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म पिक मेरी है शॉफलर इंडस्ट्रीज। करंट प्राइस लगभग 3110 है, टारगेट प्राइस 3580। ये अनिल जी एक बैरिंग कंपनी है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है लगातार बढ़ा रही है कंपनी। इसमें दो ट्रिगर हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि जो कंपनी में जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 20% जो है वो इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जो सोलार और विंड एनर्जी है उसकी तरफ से आता है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ द विंड एनर्जी। और दूसरा है कि कंपनी ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी एक सिस्टम सॉल्यूशन सप्लाई करने की उन्होंने चालू कर दिया है, तो इसमें भी एक अच्छा इंक्रीमेंटल ग्रोथ और ट्रिगर आ सकता है। तो ये एक अच्छा क्वालिटी लॉन्ग टर्म पिक है। टारगेट प्राइस 3580। 1380, ओके, 1380 का 3580 ना। एक मिनट हटाइए, आवाज थोड़ा सा लो आ रहा है। अरे एकदम बुलंद। हेमांग सर। हाँ जी सर। हाँ, अब यही बराबर आवाज। ओके सर, एक बार जरा टारगेट फिर से बताएं। सर टारगेट रहेगा इसका 3580, 3580 रुपया, लगभग 15% का अपसाइड देख रहे हैं। परफेक्ट, 3580 के टारगेट के लिए करें खरीदारी शेफलर इंडिया में। और मेहुल कोठारी साहब भी थोड़ा तैयार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ भी बराबर पहुंचे। मेहुल जी जरा गला वाला साफ कर लें, आप एकदम रेडी हो जाए। तब तक मैं जरा कुणाल जी राकेश जी के पास होकर आता हूं, 10 की कमाई का शेयर उनसे ले लूं। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने जो स्टॉक चुना है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर पर हमारी खरीदारी की राय है। सबसे पहले तो अनिल जी ये स्टॉक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है और बाजार से बेहतर और सारे आईटी स्टॉक्स के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर रहा है। चार्ट पर अगर आप देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ सप्ताह का करेक्शन और कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट में न्यूजेन सॉफ्टवेयर में हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट की वीकनेस में स्टॉक 880-85 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हैं। 1050 से लेकर 1100 के लक्ष्य के लिए न्यूजेन में निवेश की राय है और हमारा नजरिया है 2 से 3 महीने का नजरिया बना के 1050 1100 के लक्ष्य के लिए न्यूजेन में निवेश की राय है। ओके, न्यूजेन ये है वो स्टॉक जहां पर निवेश की राय। जैन साहब, कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे आप न्यूजेन पर या कुणाल जी राकेश जी पर? दोनों भी दे सकता हूं अनिल जी। हाँ, हमारा इंटरेस्ट दूसरी पे ज्यादा है। पहली वाली का तो हमें पता है कि आपका जेम स्टॉक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बताएं। बहुत अच्छा चुना है राकेश जी, कुणाल जी ने अच्छा स्टॉक लेके आए हैं क्योंकि डिफेंस वाले स्टॉक्स चल रहे हैं और ये स्टॉक देखिए डिफेंस की इंडस्ट्री में एक बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा स्टॉक है और आगे भी अच्छा खासा चलना चाहिए। एक ऑलरेडी मल्टी बैगर तो हो ही चुका है और बढ़िया करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया स्टॉक न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई कि 1050। और बंसल जी भी आपको कुछ जवाबी कार्रवाई में कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं देखिए अनिल जी, मैं और कुणाल जी हर चीज अनिल जी अच्छी चुनते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो स्टॉक्स हो। जैन साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनको भी हमने चुना हुआ अनिल जी, तो सारी चॉइसेस हमारी बढ़िया होती है अनिल जी। और जिन जिनको आप चुनते हैं उन्हीं को चुना लगाते हैं, मतलब उनके लिए कोई और अलग से रखा है? नहीं अनिल जी, किसी भी चुने को अनिल जी आज तक चुना नहीं लगा है अनिल जी, ये ट्रैक रिकॉर्ड है अनिल जी। नहीं, दोस्तों की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं, दोस्तों भी। देखो ऐसे मामले में देखो है ना, आपके सपोर्ट किसी को भी चुना नहीं लगा। आपके सपोर्ट में आ नहीं रहे कुणाल जी, देखो खुल के। कुणाल जी। अनिल जी मैं समझ रहा हूँ अनिल जी की कुछ चुनाव की बातें हो रही है, तो अनिल जी मैं प्रचार करूंगा अनिल जी समय आने पर। अनिल जी थोड़ा वेट कीजिए अनिल जी। अरे भाई साहब, अभी कुणाल जी ने साइड में देखा है। कुणाल जी एक बार जरा प्रोफाइल लुक दीजिए जरा साइड में, ऐसे अलग। माय गॉड, मैचिंग। अरे मतलब शर्ट के साथ पता नहीं हर रोज कैसे मैच हो जाते हैं।
मुझे लगता है 10 या तो 10-12 जोड़ी रखे या फिर कुछ वो। अच्छा, बीच में ऐसा आया था ना, वो आपके चश्मे की फ्रेम का कलर आप चेंज कर, हाँ वो कर देते हैं ऐसा कुछ। ऐसी टेक्नोलॉजी लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है कुणाल जी ने भी। चलिए एनीवेज, न्यू जेन सॉफ्टवेयर ये है खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 10 की कमाई में 1050 1100 के टारगेट के लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक लॉन्ग टर्म पिक अभी बाकी है मेहुल कोठारी साहब की। मेहुल जी स्वागत है आपका सर, धन्यवाद। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है वो है कार ट्रेड 625 के बाद चल रहा है। 560 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है, 750 का टारगेट रहेगा। अनिल जी रेंज ब्रेकआउट आया है, इसमें 52 वीक्स हाई पे है। डेली एडीएक्स 25 को क्रॉस कर दिया, तो ये दर्शाता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है ऑन द अपसाइड। 1600 के पास लिस्टिंग हुई थी, कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था, अच्छा खासा बेस बनाया, तो पोटेंशियल अपसाइड का बहुत ज्यादा है इस काउंटर में, तो इसलिए आज के लिए हमने ये लॉन्ग टर्म पिक में चुना है। ओके, कार ट्रेड, अरे वाह, बड़े समय बाद ये स्टॉक किसी के रडार पे आया। तो कार ट्रेड में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई मेहुल कोठारी साहब की तरफ से। ये खरीदना है आपको, 628 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लॉस आपका होगा 560 का और टारगेट होगा 750 का लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। वैसे जुड़ी हुई तो ऑटो सेक्टर से है ये कंपनी। हाँ, है तो ऑटो से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने। अच्छा, ये 10 की कमाई का और किस किस का बाकी है स्टॉक? एक तो कुणाल जी राकेश जी ने दे ही दिया, जैन साहब का भी बाकी है। जैन साहब का ले लेते हैं पहले। बिल्कुल। जैन साहब बताएं सर आपकी 10 की कमाई का शेयर। बिल्कुल, मैं 10 की कमाई का स्टॉक लाया हूं, एलेम्बिक लिमिटेड। और ये स्टॉक भी देखिए रियल एस्टेट वाले स्टॉक भी है, होल्डिंग कंपनी भी है। एलेम्बिक फार्मा की अच्छी खासी इनके पास होल्डिंग है, जो कि 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी एलेम्बिक फार्मा, उसमें करीब 28-29% के लगभग, तो 4-4.5 करोड़ के लगभग होल्ड करते हैं। पोशाक लिमिटेड में इनका अच्छा खासा होल्डिंग है। तो चिरायु आमीन ग्रुप, ये बेसिकली बहुत पुराना एक ग्रुप है जो 1907 से कार्यरत है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और फार्मा, ये खुद भी फार्मा में भी, और रियल एस्टेट, इनफैक्ट रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि दोनों का फ्लेवर दिया जाए, जहां फार्मा भी आज अच्छा कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी अच्छा कर रहे हैं और होल्डिंग कंपनी है तो कुशन भी है। सबसे बढ़िया बात है, मार्केट्स में जब वॉलेटिलिटी आती है, और ये स्टॉक कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, ऊपर के लेवल से 85 के लेवल से करेक्ट होकर अभी 75 से 80 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा के आसपास भी पहुंच रहेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक लेते हैं तो 90 रुपए के टारगेट्स के लिए तो लेना चाहिए। और बाकी सब मैं देख रहा था बुक वैल्यू से आसपास ही चल रहा है और अच्छी खासी वैल्यूएशंस पे है और रियल एस्टेट वाला फैक्टर है। और पिछले इनफैक्ट अगर देखें तो नंबर्स भी बढ़िया थे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेके 85-90 के टारगेट्स के लिए खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से एलेम्बिक। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, भारतीय एयरटेल में एक बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। 944.45 का करंट भाव है। मुझे लगता है एक फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट है। ये 950 के पार निकलेगा, वो भी आज के दिन में ही, अगले कुछ टाइम में, और वो होते ही 970 तक जाएगा। मुझे लगता है आज और कल के लिए मैं 970 का टारगेट, जो यहाँ से लगभग एक 20-25 रुपीस है, उसके लिए प्ले करूंगा। आपका स्टॉप लॉस केवल 7-8 रुपए नीचे होना चाहिए, 937। इस स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी भारतीय एयरटेल। ये एक और स्टॉक, और क्या चार्ट देखिए, एकदम पूरा एकदम जिस तरह का स्लोप बना है ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे एकदम आराम से सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम। और जो ये मोमेंटम पिछले 15-20 मिनटों में काफ़ी मजबूती से और आगे बढ़ता हुआ दिखा है। मजबूती से तो बाजार भी आगे बढ़ रहे हैं। 19,615 के आसपास निफ्टी आ चुका है, बैंक निफ्टी 44,100 के आसपास है। और जय ठक्कर भी आपके लिए तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। जय के लिए बिल्कुल। बताया जाए, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, कल सुबह फिन निफ्टी का अनिल जी हमने ऑप्शन दिया था 130 रुपये पर बाय ऑन डिप 110 तक करना। इनफैक्ट 100 रुपये तक मिला अनिल जी वो, और अब उसकी एवरेज हो चुकी थी 120 की अनिल जी, 135-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट में आ चुका है वो अनिल जी। वो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई एंड उसमें अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है अभी, एंड वहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, जिन्हें बुक करना करे,
लोअर लेवल्स पे बाई किया हुआ है तो, बट फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा निफ्टी का 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का नहीं जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 19,600 के स्ट्राइक का ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन 148 रुपीज़ पर खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। सिंस कल भी मैंने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दी थी, आज भी दूंगा, बिकॉज वोलेटिलिटी है मार्केट में और उसका एडवांटेज होना चाहिए। वो बाय ऑन डिप्स के कारण अनिल जी क्विक इन द मनी हो जाते हो आप, तो 148 पर तो खरीदे। फर्दर अगर 124 के आसपास अगर मिले तो और ऐड कीजिएगा, अदरवाइज 148 पर तो खरीदना ही है जी। इसका जो कंबाइंड एनर्जी एवरेज जो लगभग बनकर आ रही है वो 136 के आसपास निकल कर आएगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 87। सो 87 पर आपका रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट्स ऊपर में अनिल जी जो इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 192 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 220। सो 192 एंड 220 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। निफ्टी का 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का। रीज़न भी नहीं जी मैं क्यों परसों की एक्सपायरी का नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी दे रहा हूँ, बिकॉज आपको समय मिलेगा। इवन इफ मार्केट गो साइडवेज विल बी इन द ट्रेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। 148 में खरीदना है और 87 का स्टॉप लॉस, 192 220 का टारगेट। जय 148 से नीचे में कहाँ तक लेना है? 124 पर अनिल जी मिले तो ऐड कीजिएगा फर्दर। बराबर। आज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी ठीक चल रही है, बढ़िया वाला है ये मामला, क्योंकि मार्केट जो वोलेटाइल है ना, बीच बीच में कभी कभी डिप मार देता है, तो वहाँ पे नीचे में ऐड करने वाला ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, दो टुकड़ों में भी बाइंग हो जाती है, एवरेज भी हो जाती है और वापस प्रॉफिट भी आपका बढ़िया हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट। मेरे ख्याल से ये तीसरी स्ट्रेटेजी लगातार है आपकी जय, बराबर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। ये मैं जब से मार्केट में बाउंस बैक स्टार्ट हुआ अनिल जी, तो ये वोलेटिलिटी जब से स्टार्ट हुई है, मैं ये स्ट्रैटेजी अनिल जी रेकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें बाय ऑन डिप्स भी आप करें। तो उसमें अनिल जी मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको नीचे अगर मिलता है तो आपकी एवरेज अच्छी हो जाती है और आप प्रॉफिट में जल्दी आ जाते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है ट्रेडर्स का। ओके, तो ये है आपके लिए राय ये की तरफ से आती हुई निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की 19,600 का। ये खरीद कर चले आप, बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। एक्शन में है आपके लिए हिमांशु जी भी बिगुल के साथ, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। जी, मिड कैप आईटी स्पेस में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक स्टॉक जो कि काफी अच्छी पैटर्न के साथ निकल रहा है वो है बिरला सॉफ्ट। एक काफी स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक एक दिन के नजरिए से खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का टारगेट 545 से 550 रुपए तक का लगता है मुझे, जिस तरह से एक अच्छा बेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 528 529 पे। कोई डिप मिलता है 524-25 के आसपास तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 518 रुपए का और यहाँ पर जो टारगेट है वो 545 और 550 रुपए के दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है बिरला सॉफ्ट में। ओके, बिरला सॉफ्ट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 545 550 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए, स्टॉप लॉस 518 का लगाकर बढ़ना है आगे। आईटी भी आ गया सर। आईटी भी आ गया। हाँ, हेमांग आईटी तो आएगा ना, अब कल रिजल्ट है ना, कल है टीसीएस। हाँ टीसीएस, और उसके बाद फिर परसों है नहीं, 13 को है। नहीं 13 तारीख गुरुवार को है। हाँ 13 तो गुरुवार है। नहीं 13 शुक्रवार है। 13 शुक्रवार। हाँ, कल इन्फोसिस है और शुक्रवार को 12 को एचसीएल। हाँ नहीं 12 को एचसीएल टेक इन्फोसिस है। हाँ 12 को। मैं भी सोचा गुरुवार को, मेरे को मुझे डे से याद रह गया, आपको डेट से याद रहेगा। ओके, तो चलिए, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की राय। आइए चलते फिर से हेमांग सर के पास, और हेमांग सर को शेफलर पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। सर बताएं पोजिशनल पिक। सर पोजीशनल पिक मेरी है पेटीएम और इसका टारगेट प्राइस रहेगा 1060, लगभग 17% की अपसाइड। तो ये कंपनी काम अच्छा कर रही है, कस्टमर एक्सपेंशन और जो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शंस है उसके अंदर ट्रैक्शन काफी अच्छा है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो जो लोन प्रोडक्ट्स और जो उन्होंने टाई अप किए हुए हैं एनबीएफसी और बैंक्स के साथ, उसके कारण इम्प्रूवमेंट हो रही है और काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक्शन बन सकता है कंपनी के अंदर। और हमें लगता है कि इसके अंदर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसका काफी अच्छा है, तो टारगेट प्राइस भी 1060।
पेटीएम 1060 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और अब पितृपक्ष खत्म होने वाला है, जो श्राद्ध पक्ष बोलते हैं काफी लोग, और मेरे ख्याल से गुरुवार को आखिरी दिन है, 14 तारीख का। 14 शुक्रवार नहीं, शनिवार हो गया, 14 शनिवार को। हाँ, तो शनिवार को आखिरी दिन है, और इसी के साथ फेस्टिव सीजन जैसे ही खत्म होगा जोर पकड़ेगा, क्योंकि ये जो नवरात्रि का समय है ये बड़ा शुभ माना जाता है कोई भी नई चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए। मतलब मुहूर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं, कर लो। ऐसे में गाड़ियों की डिमांड, कारों की डिमांड कैसी रहेगी, इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कुशल ने, और वो हमें बताएंगे उनकी रिसर्च। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, सो मांग तो ऑफ कोर्स ये फेस्टिव सीजन के दौरान काफ़ी अच्छी रहती है, और इसके पहले का भी ट्रेंड अगर आप देखें सितंबर महीने में, क्योंकि पहले हमने 10 दिन का ट्रेंड देखा कि गणेशोत्सव के दौरान किस तरह की बिक्री होती हुई नजर आई थी, पर उसके बाद पूरा का पूरा सितंबर भी अगर आप देखेंगे तो रिटेल ऑटो बिक्री में करीबन 20% की सालाना आधार पर आपको इस महीने में अब ग्रोथ आती हुई नजर आई है। लेटेस्ट डेटा फाडा की तरफ से आता हुआ दिखा है 18.8 लाख यूनिट्स का। अब सेगमेंट के लिहाज से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स को देखेंगे तो 20 से 22% की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखी है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी करीबन 5% की बढ़त रही है। ऑफ कोर्स श्राद्ध अब खत्म होने वाले हैं, तो उसके बाद पहले तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो उस पर फोकस रहेगा। जितने भी यहाँ पर डिमांड स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ साथ दुर्गा पूजा का जो बंगाल में खासकर मनाया जाता है, वहाँ पर उस वजह से बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी उस रीजन में। साथ साथ दशहरा ग्लोब अगर आप भारत के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी मांग में काफ़ी ज़्यादा बढ़त होती है। इनफैक्ट वो दिन भी काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये एक तो ये है कि जो डिमांड ट्रेंड है इन त्योहारी सीजन्स के दौरान काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही जो डिस्काउंट्स है वो काफ़ी सारी कंपनियों ने अब शुरू कर दिए हैं, तो जो फेस्टिव डिस्काउंट्स हैं उसको लेकर भी डिमांड और ज़्यादा स्पाइक होती हुई नज़र आएगी, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। मारुति काफ़ी बड़े फेस्टिव डिस्काउंट्स दे रही है। ब्रेजा स्विफ्ट पर करीबन 45,000 रुपये के, सीएनजी कारों पर 20,000 रुपये के डिस्काउंट्स है। ऑल्टो, वैगनार, सिलेरियो, ये जो छोटी हैचबैक कार्स हैं वहाँ पर तो 58,000 रुपये से 68,000 रुपये तक के डिस्काउंट है। तो बड़े भारी भरकम डिस्काउंट्स यहाँ पर कार कंपनी मारुति की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है, और आगे चलकर भी और भी जितनी भी कंपनियां हैं वो हो सकता है कि इसको फॉलो ऑन भी करती हुई नजर आए। और इसी वजह से जो डिमांड ट्रेंड है फेस्टिव सीजन के दौरान तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही, पर डिस्काउंट्स बैक्ड जो डिमांड है वो भी अब आपको फैक्टर होती हुई नजर आएगी। ओके, तो ज़बरदस्त डिमांड है इस वक्त इस फेस्टिव सीजन में सारी की सारी गाड़ियों की। तो ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति की बिकने वाली, मारुति की बिकनी सर, और रूरल स्पेस में इनकी जो छोटी कारें हैं वो फेस्टिव सीजन के दौरान ही सबसे ज़्यादा बिकती है, तो वो भी एक बड़ा सपोर्ट इनको मिलेगा। अब डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं ये। तो बड़े डिस्काउंट क्यों दे रहे, इतनी डिमांड है तो सर? अब ये फेस्टिव डिस्काउंट्स हैं, भाव बढ़ा के फिर डिस्काउंट वही है। वो अमेजॉन सेल वाले। आप तो ऐसे बोले जैसे आप ही बेच रहे हो, तो बताने में शर्म आ रही है। आप तो नहीं बेच रहे ना डिस्काउंट का, वो बीच का पैसा नहीं नहीं। तो कुशल की तरफ से ये आपके लिए बेहतरीन रिसर्च। अब जबरदस्त गाड़ियों की बिक्री के लिए तैयार, और जाहिर सी बात है थोड़ी आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हल्के फुल्के डिस्काउंट भी इन गाड़ियों पर है। इंडिया में तो बेचना है तो फिर डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। डिस्काउंट तो एक उसके बिना तो नहीं, एक्सेप्ट एक जगह जहाँ हमें डिस्काउंट पसंद नहीं है, स्टॉक मार्केट। वहाँ पे भाव नीचे तो नहीं खरीदा जाता, बाकी कहीं भी डिस्काउंट मिले हम खरीदें। क्यों कुणाल जी, सही है ना? अनिल जी शर्तिया बिल्कुल 100% सही बात आपने कही। अनिल जी स्टॉक्स डिस्काउंट पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अनिल जी बाकी तमाम चीज़ों पर डिस्काउंट। ऊपर में लेंगे ऊपर में बेचेंगे, नीचे में लेके ऊपर में कभी नहीं बेचेंगे, वैसा है। तो बिल्कुल हमारा विचार एकदम क्लियर। देखो कुणाल जी और जय एकदम दोनों एक फ्रेम में बिठा देना तो लोग कंफ्यूज हो जाए कि आज तेजी होने की मंदी, मतलब बुल बेयर वाला। हाँ, बुल वर्सेस बेयर हो गया बिल्कुल। है हाँ, ये देखो, हाँ जय जरा देखिए सामने स्क्रीन पे कुणाल जी। हाँ चलिए, ये जब तक एक दूसरे को देखें तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। और जब मैं ब्रेक से लौटूँ ऐसे ही दिखने चाहिए, आप देखते रहे एक दूसरे को। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में, और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी के लिफाफा लेवल पर 101 पर नॉट आउट है निफ्टी 19,613, और 350 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको दिखेगी। और 201 एक और लिफाफा लेवल सुमित जी का, जहां पर नॉट आउट है बैंक निफ्टी 44,086 पर। सुमित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इस बीच
दोनों ही लिफाफा लेवल को देखते हुए बिल्कुल। तो सुनील जी बधाई हो आपको। आइए बट बढ़ेंगे आगे और हम आपको थोड़ी देर में एक ताज़ा हाल भी बताएंगे इजराइल का। हमारे संवाददाता वहाँ पर हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे हम तुरंत ही अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ग्राउंड पर वहीं पर हैं और कल भी हमने उनसे बातचीत की थी। आज भी फिर हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन इस वक्त दिख रही है। थोड़ी देर उसका करिए आप इंतज़ार। तब तक आइए बढ़ते आगे। मेहुल कोठारी साहब ने कार ट्रेड पसंद किया है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, बताएंगे अब अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर जी, आज का जो पोजिशनल पिक है वो है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। इससे पहले भी हमने 530 के करीब कवर किया था 620 के टारगेट के लिए। अब फिर से नीचे आया है, 560 के करीब ट्रेड हो रहा है। 505 के स्टॉप लॉस से इसको लेना है। 670 का रिवाइज टारगेट रहेगा। पहले भी हमने कवर किया था, तब अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद फिर से थोड़ा डाउन साइड आया है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, तो पोजिशनली यहाँ पर बाय करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। आइए जय ठक्कर के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीप, खरीदना है परसिस्टेंट फ्यूचर्स। ये आपको मिलेगा अभी 5715 5720 ये रेंज में मिलेगा। 5720 25 तक भी खरीदे थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे करेक्शन ख़त्म हुआ है, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको आते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल परसिस्टेंट अगर आप देखें दीप, तो एक अच्छा अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने मिला ये स्टॉक में, और जो भी करेक्शन आया दीप, एक चैनलाइज्ड फॉल हुआ है इसमें। एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक में एक हमें गिरावट देखने मिली और एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द चैनल से अब ये रिवर्स हुआ है। आज की जो कैंडलस्टिक पैटर्न सो फार फॉर्म हुए वो भी काफ़ी बुलिश है। इट्स कॉल्ड बुलिश बेल्ट होल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड टारगेट्स ऊपर में जो इसके निकल कर आ रही थी, 5900 वुड बी माई फर्स्ट टारगेट, 5970 सेकेंड टारगेट थोड़ा सा छोटा है 5970 का। एंड स्टॉप लॉस जो नीचे में लगाना होगा दी, दैट वुड बी एट 5620। सो 5620 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है परसिस्टेंट फ्यूचर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें अच्छी तेजी आपको गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकती है। और ब्रेकआउट लेवल इसका ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो लगभग 5790 के ऊपर है। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी करने की राय। 5620 का स्टॉप लॉस, 5900 और 5970 ये दो लेवल रखें आप पर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए 10 की कमाई का स्टॉक जानने का। हिमांशु गुप्ता साहब से बताएं सर। अनिल जी, 10 की कमाई में खरीदना है एक फर्टिलाइजर स्टॉक, जो कि मैं पहले भी काफी बार रिकमेंड कर चुका हूं। स्टॉक का नाम है फैक्ट, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर। इस पूरे ही स्पेस में अनिल जी एक अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है, और जब भी कभी मोमेंटम बनता है ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकलता है और नए हाइज बनाता हुआ नजर आता है। सिमिलर फॉर्मेशन, सिमिलर सेटअप अब की बार भी मुझे लगता है कि स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 535 540 के करंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 510 520 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 600 रुपए के तक के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो फैक्ट रहेगा आज के लिए 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करके चलने की रिकमेंडेशन। फर्टिलाइजर एंड ट्रावनकोर लिमिटेड यानी कि फैक्ट, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई 10 की कमाई में 600 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का, माफ़ कीजिएगा मार्केट आउटलुक सेगमेंट का। आइए मुलाकात करते हैं राधिका गुप्ता जी से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जानी मानी दिग्गज और एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ, साथ ही एमफी की वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत जो टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त यही है, इजराइल और हमास के बीच में जो बड़ा तनाव शुरू हुआ है उसको लेकर लोग थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्वेस्टर्स ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क जब भी हो। आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से अपने आप को पोर्टफोलियो को हैंडल करना चाहिए? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। हाँ, इस तरह की जब जियोपॉलिटिकल रिस्क है, हमने यूक्रेन के टाइम भी देखी थी,
तो पहले तो जब इसका अनाउंसमेंट होता है, निवेशकों को जानना चाहिए कि एक सडन वॉलेटिलिटी बाजार में आती है, लेकिन किसी आम निवेशक के लिए इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जहां तक इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बहुत, मैं डिप्लोमेट की भी बेटी हूँ, एक बहुत मल्टीलैटरल और मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इसका इम्प्लीकेशन ऑयल प्राइसेस पे क्या होगा, फॉर इंस्टेंस, वो बढ़ सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन और देशों पे क्या होगा, सऊदी, ईरान, ये अभी आंसर्स मिलना मुश्किल है और इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो लोगों को तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, कुछ दिन बाजार बहुत गिर सकता है, बढ़ सकता है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। निवेशकों को फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो जिन कंपनीज में निवेश करते हैं, जिन फंड्स में निवेश करते हैं, वो फंडामेंटली अच्छे हैं, क्या उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्या वहां अर्निंग्स रेजिलियंस है। और हम तो अपने पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो हम उन पे फोकस करते हैं। ये मैक्रो फैक्टर्स को प्रिडिक्ट करना एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है। तो भारत के लिए क्या, किस तरह के खतरे हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमी के लिहाज से या फिर हमारे मार्केट के लिहाज से, अगर सिचुएशन खराब होती है तो? देखिए, ग्लोबल मैक्रोस तो थोड़े से वैसे भी डिटीरियोरेट ही हुए हैं। अगर आप इजराइल की भी सिचुएशन निकाल दें तो यूएस में एक जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, जहां यूएस रेट्स पहुंच गए हैं, यूरोप में जो स्ट्रेस है, वहां तो ऑलरेडी मैक्रो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भारत का जहां तक वो है, हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट बढ़ता ही जा रहा है, करेक्शन आता है फिर बढ़ता है, क्योंकि भारत में जनरली एक अर्निंग्स रेजिलियंस है। अब स्ट्रेटेजिकली आई थिंक भारत हैज बीन वेरी क्लोजली अलाइंड टू इजराइल। हाल ही में हुए हुए G20 में भी भारत ने एक मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर की बात की है। तो भारत के बहुत सारे लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस रीजन में, और भारत तो चाहेगा कि इस रीजन में पीस रहे। तो आई थिंक इंडिया की इंटरेस्ट तो वहीं रहेगी। लेकिन जहां तक मार्केट की बात है, आई थिंक जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड कंपनीज हैं उनमें कम स्ट्रेस होगा, लेकिन जिन कंपनीज में वहां प्रेजेंस है, इजराइल में प्रेजेंस है, वहां आपको थोड़ा चैलेंज ज्यादा दिखेगा। ठीक बात है। तो जिनका सीधा सीधा इजराइल के साथ बिजनेस जुड़ा है, वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हैं। अब आइए थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स में इजराइल को हटकर भी आपसे एक बार आउटलुक ले लूँ। अमेरिका में महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही, ब्याज दरें भी ऊपर बनी हुई है। कैसे संकेत ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए समझे जाएं? तो एक तो जैसे कि आपने कहा, यूएस इन्फ्लेशन, महंगाई नीचे आ नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो अभी यूएस इंटरेस्ट रेट लेवल है, ये बढ़े ना, लेकिन नीचे तो आने नहीं वाला। एक हार्ड लैंडिंग की बात की थी यूएस फेड ने, तो वहां ये सिचुएशन रहेगा। मैं दूसरा कहूंगी कि यूरोप की सिचुएशन भी कोई खास अच्छी नहीं है। एट दिस पॉइंट आई थिंक इंडिया एक थोड़ा सा ओएसिस है मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बच नहीं सकता। हमारे यहाँ भी एक इलेक्शन ईयर है, एक इवेंट है, तो साल मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, शायद पहले हाफ ऑफ द ईयर से थोड़ा वॉलेटाइल ही ज्यादा रहेगा। भारतीय बाजारों का आउटलुक, हम, एक अच्छी चीज़ है कि गिरने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ भी नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम पास वाला माहौल चल रहा है। ये बताएं कैसे देख रही हैं आप बाजारों को? एक्चुअली ये अच्छी सी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन आया, टाइम करेक्शन आया कोविड की रैली के बाद। उसके बाद एक बहुत शार्प रैली आई है, खासकर कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। सितंबर में एनएलजी हमने देखा है कि कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स, खासकर पीएसयू, 50-60% ऊपर हैं। बहुत रिटेल निवेशक भी इन सेगमेंट्स में आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन, जिसे हम कंसोलिडेशन का पीरियड कहते हैं, अगर बाजार में आया तो वो बुरी चीज नहीं है। इट विल गिव टाइम कि स्टॉक्स फंडामेंटल्स पे सेटल डाउन कर जाएं, और निवेशकों की भी जो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनकी मैं चिंता करती रहती हूँ, खासकर मिड और स्मॉल कैप को लेके, अगर उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस टेम्पर हो जाएं, तो ये एक्चुअली मुझे लगता है हमारे बाजार के लिए अच्छा है। आज की तारीख में मुझे लगता है हमारा बाजार फेयरली वैल्यूड है, लेकिन अर्निंग्स अच्छी हैं तो इसे होल्ड अप कर रही हैं। तो ये फेयरली वैल्यूड रहे तो ये बहुत बुरी बात नहीं है। बहुत महंगे लग रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, और अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बजाय वहां पर क्या लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या मल्टी कैप फंड्स में? हमें लगता है कि पूरा लार्ज कैप में स्विच करना तो वाइज नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो वो एक मल्टी सेक्टर अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक लार्ज कैप यूनिवर्स है, दैट इज लार्जली बैंक्स, आईटी एंड एनर्जी। और
ऑल्सो ये ज्यादातर ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स हैं, इनकी विदेश के साथ ज्यादा लिंक है। अगर आपको कंजम्पशन स्टोरीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज चाहिए, कैपिटल गुड्स की स्टोरी चाहिए, China+1 की चाहिए, डायग्नोस्टिक्स की, तो इनके तो लीडर्स आज मिड और स्मॉल कैप में प्रेजेंट हैं। हमारे हिसाब से सोल्यूशन ये है कि आप मिड और स्मॉल से बाहर नहीं रह सकते, लेकिन मल्टी कैप जैसा एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है, हम खुद प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जहां चाहे 40% लार्ज कैप का हो और 60% मिड और स्मॉल कैप का हो। ऐसा मिश्रण आप देख सकते हैं जिससे कि आप इस सेगमेंट से बाहर ना रहें, पूरी इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन एक थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म भी आ जाए पोर्टफोलियो। ठीक बात है। थोड़ा लार्ज कैप सब रख लेना, थोड़ा बैलेंस करेगा पोर्टफोलियो को, रिस्क भी कम करेगा। इनफैक्ट आजकल तो राधिका जी ऐसा लगता है कि लार्ज कैप रखना रिस्की है, क्योंकि एफआईज बेचने आते तो पहले वहाँ बेचते हैं। आप लोग तो संभाल रहे हैं मार्केट को, जब भी मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली आती तो कम से कम हमारे लोकल फंड्स हैं जो खरीदारी कर लेते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टर बचे हुए हैं। लेट्स से आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स की बात निकली है, फिर से नए डीमेट अकाउंट, लगातार चौथा महीना 30 लाख नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, फ्लोज आपके स्ट्रॉन्ग है एसआईपीज में भी। कैसे देख रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स, क्या आपको लगता है कि अभी भी बने रहेंगे, टिके रहेंगे? आप तो एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, तो आपको काफ़ी कुछ अंदाजा इन डेटा के लिहाज से भी मिलता है, जरा वो समझाएं। ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है अनिल जी। मैं काफी सालों से कह रही हूँ कि ये 1-2 महीने का ट्रेंड नहीं है जो हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स आ रहे हैं, एसआईपी बुक बढ़ रही है। आई थिंक एक यंग निवेशक जो है हिंदुस्तान का, वो एस्पिरेशनल निवेशक है। वो जानता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मुझे इक्विटी में पैसा डालना जरूरी है, क्योंकि वैसे ही मैं वेल्थ क्रिएशन करूंगा। जो भारत की हम इतनी कामयाबी की स्टोरियां सुनते हैं, चाहे वो हमारे स्टार्टअप सेगमेंट में हो, चाहे एशियन गेम्स में हो, उसमें उससे मैं कैसे बेनिफिट करूं, और उसका आंसर तो इक्विटीज है। तो चाहे आप डायरेक्ट इक्विटीज के जरिए पार्टिसिपेट करें या एसआईपी के जरिए पार्टिसिपेट करें, मुझे लगता है ये ट्रेंड एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। इनफैक्ट मैं मजाक करती हूँ कि अब तो एसआईपी इतनी पॉपुलर चीज हो गई है कि उसकी मीम बनने लगी है, और मुझे लोग एयरपोर्ट पे कहते हैं अच्छा आपका तो कोई एसआईपी से कनेक्शन है। तो मुझे लगता है ये तो कंटिन्यूड रहेगा, और ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले करेक्शन में अगर आप देखें जितना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से निकाला, अगर हम लोग ना होते डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो मार्केट मेरे हिसाब से 30-40% गिरता। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसे बना के रखा है, और वो पोर्शन बढ़ेगा ही। ठीक बात है। तो कम से कम लोकल इन्वेस्टर्स की मजबूती काम आ रही है। मैं आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि आज देखिए पूरा इजराइल और ये हमास के इतने टेंशन के बीच में अमेरिका नीचे ही बंद नहीं हुआ, ऊपर जाकर बंद हो गए डाओ वगैरह सारे, क्योंकि उनको अपनी ताकत है, अपने पैसे हैं। पहली बार इंडिया में भी हमारी ताकत, हमारे पैसे नजर आए कि हम ग्लोबल के साथ घटते नहीं है। लेकिन एक और बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए, जो आप भी देख रही होंगे, आई एम श्योर कि नतीजों की सीजन की शुरुआत हो रही है, कल से टीसीएस से शुरुआत होगी। ये रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं आप, और कहाँ आपको लगता है कि अच्छे या कमजोर नतीजे रह सकते हैं? देखिए एक्चुअली नतीजों का सीजन, जिसे हम अर्निंग्स कहते हैं, वो परहैप्स भारत के लिए सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट है। पिछले डेकेड में अगर आप देखें, वी सॉ एन अर्निंग्स लो। अब हम उस अर्निंग्स लो से उबर रहे हैं, एंड अक्रॉस द सेक्टर्स। अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, अगर आप कैपिटल गुड्स देखें, अगर आप बड़ी बड़ी भी कैपिटल गुड्स कंपनी देखें, अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी देखें, तो मेनी ऑफ दीज कंपनीज ये 20-25% ग्रोथ रिपोर्ट कर रही हैं। एक टाइम होता था जब हमारे मार्केट में सिर्फ एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स, जो कि कंजम्पशन स्टॉक्स है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तो एक अर्निंग स्टोरी ब्रॉडर मार्केट की आपके सामने आ रही है। एक कंसर्न जो रह सकता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े, तो शायद अगले अर्निंग सीजन में आपको कुछ कंपनीज में इनपुट प्राइस का इम्पैक्ट दिख रहा है। अदरवाइज मैं एक बड़ा रोबस्ट अर्निंग सीजन दिख रही हूँ। ये अच्छी बात है। अब बताएं मैम, साल भर या 3 साल के लिए आपका भारतीय बाजारों पर क्या व्यू है? क्योंकि सामने चुनावों के भी अब सीजन शुरू हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन के बाद यूनियन इलेक्शन भी होंगे। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़ा मामला ठंडा हो सकता है, प्रॉफिट बुक किया जाए। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में बने हुए हैं वो क्या करें? जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? आई थिंक जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनको अपना टाइम होराइजन कम से कम, आपने 3 साल का, मैं तो 3 से 5 साल कहूंगी, क्योंकि इक्विटी में इस वैल्यूएशन से आई थिंक 3 से 5 साल का कम निवेश नहीं करना चाहिए। जहां तक इलेक्शन की बात है, देखिए इलेक्शन का आउटकम तो कोई कुछ नहीं कह सकता, और इलेक्शन के अराउंड भी वॉलेटिलिटी होती है इलेक्शन से पहले। लेकिन एक फैक्ट ये है कि पिछले 40 साल से भारतीय इकोनॉमी हर 5-6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल
डबल करती आई है, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी बहुत रेजिलिएंट रही है। हमारा जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन का, हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, भारत, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का एनिमल इंस्टिंक्ट है, भारत की कहानी मेरे को लगता है इसमें बनी हुई है। तो वॉलेटिलिटी आएगी, उसको निवेशक पैनिक ना करें, अपॉर्चुनिटी है तो यूज करें, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, और नए इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन लेके चले, और उतनी रिस्क लें जितनी समझ आती है, क्योंकि सब मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। आपको प्योर मिड एंड स्मॉल कैप करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टी कैप कर लीजिए या बैलेंस्ड फंड कर लीजिए, वो करिए जो आपके लिए सेंस बनाता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय भारतीय बाजारों में इन्वेस्टर्स के लिए। अब आखिरी सवाल राधिका जी, ये कि निवेश के लिहाज से इस वक्त कौन से स्पेस, थीम, सेक्टर्स आपको पसंद है? तो देखिए, हालांकि मैं स्पेसिफिक थीम्स की कभी एडवोकेट नहीं रही हूँ, मैं ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी की एडवोकेट रही हूँ, लेकिन हमें लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी है, हिस्टोरिकली इंडिया एक बहुत सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी रहा है, लेकिन अभी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी लीडरशिप बन सकती है, चाहे वो लोकल कंजम्पशन के लिए हो या एक्सपोर्ट के लिए। हम ऑलरेडी देख रहे हैं अनिल जी के $40 बिलियन के हम लोग मोबाइल फोन बनाते हैं इंडिया में। अब एक मेड इन इंडिया आईफोन 15 है, और ये जो PLI स्कीम आई है, इसने बहुत क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत फायदा किया है। तो चाहे आपकी कैपिटल गुड्स हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल्स हो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इस पे बुलिश हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ये है वो सबसे बड़ी स्पेस जहाँ पर भारत की स्टोरी है। यहीं पर राधिका जी बेहद बुलिश भी हैं। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे हमारे हिंदुस्तान के बाजार हों, आपने पूरा का पूरा डायरेक्शन हमें दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राधिका गुप्ता जी बताती हुई आपको एडलवाइज म्यूचुअल फंड के MD और वाइस चेयरपर्सन एमफी की अपनी राय बाजार के बारे में और निवेशकों को आगे का डायरेक्शन। बढ़ते आगे और अब शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। एक बार जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक ले ली जाए हेमांग सर से। हेमांग सर बताएं। जी, शॉर्ट टर्म पिक है मेरी CMS इंफो सिस्टम्स। प्राइस टारगेट रहेगा 415, लगभग 15% की अपसाइड है। तो ये कंपनी एक लीडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और मैनेज सर्विसेज कंपनी है, और इसमें जो ऑर्डर फ्लो है वो लगभग टोटल 3,300 करोड़ का है, और ज्यादातर उसमें से एग्जीक्यूट हो चुका है। और नए जो AI बेस्ड यूज केसेस को यूज करके कंपनी अलग वर्टिकल्स में भी एक्सपैंड कर रही है। तो ये एक इमर्जिंग कंपनी है, और हमें लगता है कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है वो काफी अच्छा रहेगा। तो उसका प्राइस टारगेट है 415। CMS इन्फो 415 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए आती हुई। आइए देंगे हमें एक शॉर्ट टर्म पिक मेहुल कोठारी साहब भी, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे तेल अवीव। जी हाँ, इजराइल, वहाँ से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त। विशाल पांडे से जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन युद्ध का ग्राउंड जीरो इस वक्त हाल किस तरह का है, क्या किस तरह के अपडेट्स हैं। विशाल बताएं, वहाँ पर इस वक्त क्या नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? जो हमें जानकारी मिल रही है, जो स्त्रौत का एरिया है गजा पट्टी के नजदीक, जहां पर पहले दिन 7 अक्टूबर को गोलीबारी की थी हमास के आतंकियों ने घुसपैठ करके, वहां पर कुछ आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ढूंढने का काम कर रही है, और वो भी घर घर में जो पूरा इलाका है स्त्रौत का, वहां पर जाकर ये सर्च ऑपरेशन इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इजरायल की फोर्स लगातार गजा पट्टी में जो आतंकी ठिकाने हैं हमास के, उनको निशाना बना रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे हमास की, कि इजराइल में आतंकी हमला करने का क्या नतीजा होता है। दूसरा जो फ्रंट है वो लेबनान बॉर्डर से जो उत्तरी हिस्सा है इजराइल का, वहां पर भी सेना की तैनाती इजराइल की तरफ से की गई है। उस इलाके के बॉर्डर को सील किया गया है। कल हमें ये जानकारी मिलती है, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि एक स्ट्राइक के जरिए जो हिजबुल्लाह का आतंकी पोस्ट है उसको टारगेट किया गया है। और साथ ही यहां पर लगातार
इजराइल इस वक्त अब बदला लेने की कार्रवाई से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी चुनौती यह भी है कि जो बंधक बनाए गए हैं उन नागरिकों को इजराइल कैसे छुड़ाएगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव भी यहां पर दिया है कि नागरिकों को छोड़ा जाए। इसके लिए बातचीत भी कुछ देश कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ विदेशी नागरिकों को भी बंधक बनाए जाने की खबर है। लेकिन 100 से ज्यादा ये लोग हमास के कब्जे में हो सकते हैं, इसलिए ये बेहद गंभीर बात है। और कल हमने एक अनवेरिफाइड वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखा था जिसमें हमास के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हम जो हॉस्टेज हैं उनको एक एक कर लाइव टीवी पर आकर उनकी जान लेंगे। तो इस तरह की धमकी भी हमास की तरफ से लगातार दी जा रही है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट विशाल पांडे की तरफ से आता हुआ वहाँ पर इजराइल फलस्तीन के मामले को। धन्यवाद विशाल आपका, और हम समय समय पर आपसे फिर से कुछ और अपडेट्स वहाँ पर लेते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं मेहुल कोठारी साहब की तरफ और जानते हैं उनकी तरफ से एवलॉन टेक जो पोजिशनल पिक आई, उसके बाद शॉर्ट टर्म पिक कौन सी। मेहुल जी बताएं। सर जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है उत्कर्ष बैंक। 54 के आसपास का भाव है, 50 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना है। अपसाइड टारगेट रहेगा 62 रुपीज का। लिस्टिंग जुलाई में हुई थी इसकी, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था काउंटर काफी समय से। लास्ट थर्सडे हमने देखा एक मैसिव ब्रेकआउट आया और उसके बाद ब्रेकआउट को अभी रीटेस्ट किया है। सो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेकआउट जो आया था वॉल्यूम्स के साथ था, तो कन्विक्शन है इस पर। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी फॉर शॉर्ट टर्म इन उत्कर्ष बैंक। ओके, 50 का स्टॉप लॉस, 62 का टारगेट, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की राय उत्कर्ष में आती हुई आपके लिए। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद कोठारी साहब, बहुत ही बढ़िया तीनों पिक आपने दी। और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी बहुत सारी पिक्स आ ही चुकी है। 111 अंक, आज तो सुमित जी का ही दिन चल रहा है। जब देखो जब लिफाफा लेवल निकलता है 111 अंक ऊपर है निफ्टी इस वक्त, और 19,624 पर। 371 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 201 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। सुमित जी, आज कुछ खास विशेष कोई वीकली मंथली बर्थडे तो नहीं आज आपकी? नहीं जैसा कुछ भी नहीं है। अरे फिर भी देखो, नहीं कुछ होते हुए भी बहुत कुछ है। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। अच्छा, हिमांशु कॉल है अभी अरे ले लेते हैं जी। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, क्लियरली रियल्टी एज अ स्पेस काफी शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे रडार पर अब स्टॉक आया है डीएलएफ के बाद, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसमें भी एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चला जा सकता है। 1682, 1680 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 1730 और 1750 रुपए के दो टारगेट्स मुझे लगता है इंट्राडे में ही आते हुए नजर आ सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलने की सलाह। गोदरेज प्रॉपर्टीज में करें खरीदारी। आज पूरा रियल एस्टेट पैक, ऑटोज लीडरशिप दिखा रहा है, बट उसके पीछे रियल एस्टेट की तरफ से भी आपको जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो ये दो स्पेसेस हैं जहां पर आपको अपनी नजर बनाए रखनी है। और बाजार के एक्शन पर तो अनिल जी ने आपको कहा है, 111 अंक ऊपर निफ्टी और 201 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लिफाफा लेवल्स के साथ। अच्छा मोमेंटम, बिल्कुल जबरदस्त एक्शन में बाजार है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग शो तो अभी बहुत ही बढ़िया निकला दीप। अभी तक कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेट्स सी पूरा दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विदा लेने का वक्त है हमारे सभी महानुभावों से। धन्यवाद कुणाल जी का, धन्यवाद वागले साहब का और सुमित जी का भी। मेहुल कोठारी साहब, हेमांग सर और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। चलिए, शो का समापन करेंगे। बाजार की मजबूती डे हाई के आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। क्लोजिंग शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।